आज हम भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास करेंगे। इससे पहले हमने एल्गिन द्वितीय तक कर लिया था। भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, हम देखेंगे कि 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की अंग्रेज़ों की गुलामी से। लेकिन ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, ये कई अवस्थाओं से गुजरा। इसमें जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो हम देखेंगे कि राष्ट्रवादियों ने जो मांग की अंग्रेज़ों से, तो ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की, बल्कि इनको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही सुविधाएं बस चाहिए थी। जैसे इन्होंने ये मांग की कि ICS की परीक्षाएं भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कराई जाएं, इसकी उम्र बढ़ाई जाए, जो विधान परिषदें हैं उनका विस्तार किया जाए और उसमें भारतीयों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इस तरीके की मांगें होती थी। लेकिन 1905 के बाद अगर हम देखें तो 1905 के बाद जो राष्ट्रवादियों की मांग होने लगी वो डोमिनियन स्टेटस की थी, स्वराज की थी। हालांकि ये जो स्वराज था ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही था। एक तरीके से ऑटोनॉमी की मांग करनी शुरू की भारतीयों ने, स्वशासन की मांग करनी शुरू की। लेकिन जब गांधी का प्रवेश हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में और 1921 के बाद अगर हम देखें तो ये आंदोलन अब उग्र दिखाई दे रहा है। और 1929 में जाके कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, पूर्ण स्वराज की मांग की। और यहाँ से अब भारतीयों की जो राष्ट्रीय आंदोलन में मांग हो गई वो पूर्ण स्वतंत्रता की हो गई और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अब जो भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, वो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हुआ, क्रमबद्ध तरीके से हुआ। और जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, इसमें बहुत बड़ा योगदान अंग्रेज़ों का ही रहा कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और जब राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ तब भारतीयों ने अंग्रेजी नीतियों की समीक्षा करनी शुरू की और अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध करना शुरू किया। और जब अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध करना शुरू किया तभी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का बीज बपन हुआ और इसी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। ये कहा भी जाता है कि कोई भी जो उपनिवेश होता है तो उपनिवेश वृक्ष की तरह होता है, फल की तरह होता है। और फल अपने वृक्ष से तभी तक लगा होता है जब तक कि कच्चा होता है। जैसे ही वो पक जाता है वो अपने वृक्ष से अलग हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही हुआ भारत में कि जब तक भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हुआ था, राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था, जब तक कि कच्चे थे लोग, तब तक तो ब्रिटेन से जुड़े रहे। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक चेतना का विकास होता गया, जैसे जैसे इसमें परिपक्वता आती गई, वैसे वैसे भारतीयों का प्रतिरोध भी शक्तिशाली होता गया और अंततः 1947 में भारत आज़ाद हो गया। अब हम देखें कि भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ उसके कारण क्या रहे। तो भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, इसमें बहुत बड़ा योगदान अंग्रेज़ों का ही रहा। एक तो पहला महत्वपूर्ण जो कारण है वो है राजनीतिक एकता। जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया तो उस समय तक हम देखें तो मुग़ल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था और एक विकेंद्रीकरण की स्थिति दिखाई देती है भारत में। भारत में छोटे छोटे राज्य हो गए थे, तो छोटे छोटे बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे। और भारत एक देश नहीं है, बल्कि भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था इस समय। जैसे यूरोप में जर्मनी, इटली, ये सारे देश भी भौगोलिक अभिव्यक्ति थे उस समय। इनमें एक देश नहीं थे, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे देश थे। तो भारत भी इसी तरीके से था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया तो एक राजनीतिक एकता की स्थापना कर दी अंग्रेज़ों ने। और जब भारत पूरा एक देश बन गया तो भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना शुरू किया। अब अलग अलग क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र को विदेशी नहीं मान रहे, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में लोगों ने सोचना शुरू किया। और इसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राष्ट्रीय चेतना के विकास में। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक शोषण। अंग्रेज जब भारत आए, इन्होंने भारतीयों का शोषण करना शुरू किया और ये जो आर्थिक शोषण है इसका हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा।
चाहे कृषि हो, कृषि क्षेत्र में ऋणग्रस्तता आ गई, ऋण के जाल में फंस गए किसान, जितने उद्योग धंधे थे यहाँ सारे चौपट हो गए। और इस तरीके से भारत को धीरे धीरे इन्होंने कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल की मंडी के रूप में तब्दील कर दिया। तो ये जो आर्थिक शोषण था, इससे भी भारत के लोगों में बहुत तगड़ा रोष व्याप्त था और इसने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि अब भारतीयों को ये लगने लगा कि भाई जो अगर स्वदेशी राज्य रहता तो हमारा इस तरीके का शोषण नहीं होता। अगला जो महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्रीय चेतना के विकास में, वो है प्रेस। अंग्रेज जब भारत आए, आप देखें कि पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। बाद में समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हो गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हम देखेंगे तो राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय पत्रकारिता की नींव रखी। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, इसके अलावा बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश हो, चाहे बंगदत्त हो, चाहे फिर अमृत बाजार पत्रिका हो, बहुत सारे समाचार पत्र निकलने लगे भारत में। और ये समाचार पत्र जो हैं, ये ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने लगे। और आलोचना जब करने लगे ब्रिटिश नीतियों की, तो लोगों के सोचने समझने का दायरा बढ़ा और लोगों ने अब विश्लेषण करना शुरू कर दिया ब्रिटिश नीतियों का। तो प्रेस जो है, ये बहुत बड़ा कारक बना भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में। फिर राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक और जो महत्वपूर्ण कारक बना, वो था पाश्चात्य शिक्षा का विकास। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया, क्योंकि अंग्रेजी ढंग से इसलिए शिक्षा का विकास किया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क चाहिए थे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हों। लेकिन जब भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की तो उन्होंने मिल को पढ़ा, बेंथम को पढ़ा, रूसो, दिदरो, वाल्टेयर को पढ़ा। तो इस तरीके से भारतीयों में भी एक स्वशासन की भावना बलवती हुई। तो स्वशासन की भावना बलवती हुई, लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में भारतीयों ने जाना। तो अब भारतीय भी जो है, इनका जो सोचने का एक दायरा है वो बहुत बढ़ गया। और वो भी अब उन्होंने देखा, फ्रांस की क्रांति पढ़ा, अमेरिका की क्रांति पढ़ा, तो भारतीयों में ये भावना भी आ गई कि बिना संघर्ष किए, बिना विरोध किए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये जो पाश्चात्य शिक्षा का विकास रहा, इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा राष्ट्रीय चेतना के विकास में। इसके अलावा जो पाश्चात्य शिक्षा थी, आप देखेंगे कि जितने भी हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे, जितने भी शुरुआती नेता हैं, वो सारे पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। और पाश्चात्य शिक्षा जब ग्रहण करेगा व्यक्ति, तो वही व्यक्ति नवाचारों को अपनाएगा। फिर भारत में एक और समस्या थी। भारत में ये कहा जाता था कि एक कोस पे पानी और 4 कोस पर बानी बदल जाती है। तो भारत बहुत बड़ा देश है। अब भाषा की यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर कोई तमिलनाडु वाला या दक्षिण वाला अगर आंदोलन करना भी चाहे या एक मंच पे सबको लाया जाए, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत भाषा के रूप में आती थी कि अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करें। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, तो जो पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण किए हुए लोग थे, ये कम से कम चाहे कोई भी भाषा भाषी हो, वो एक मंच पे आ सकते थे। तो जो अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ, इसने जो भारत में एक संवादहीनता की स्थिति थी, उसको तोड़ दिया और पूरे भारत को भाषा के माध्यम से कम एक कर दिया। और यही कारण था कि लोग एक मंच पे आ सके। तो इसलिए कहा भी जाता है कि भारतीयों ने अंग्रेजी हथौड़े से ही अंग्रेज़ों की बेड़ियां तोड़ दी। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना के विकास में पुनर्जागरण आंदोलन का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन चला, चाहे राजा राम मोहन राय हों, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन्होंने भारतीयों के अंतस्मन को झकझोर कर रख दिया। दयानंद सरस्वती ने बताया कि सुराज से बढ़िया स्वराज होता है, तो अपना शासन चाहे कितना भी खराब हो, वो बेहतर होता है। फिर
जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन चला उसमें जो रूढ़ियाँ थी हमारे यहाँ उसका विरोध किया गया। सामाजिक सुधार का जो प्रयास किया गया, जो सामाजिक जड़ता आ गई थी तो उसमें सुधार का प्रयास किया गया। तो इससे लोगों में एक नई चेतना, नया संचार, नई चेतना का विकास हुआ और जिसने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय चेतना के विकास में संचार माध्यमों का भी बड़ा योगदान रहा। जैसे जब भारत में रेलवे चली, भारत में हर व्यक्ति अपने गांव में ही रह जाता था, एक ही जगह रह जाता था। लेकिन जब रेलवे का विकास हुआ तो रेलवे ने एक गति दी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना लोगों ने शुरू किया और लोगों ने जब जाना शुरू किया तो लोगों में जुड़ाव हुआ। तो इस तरीके से इन संचार माध्यमों ने भी लगभग पूरे भारत को एक कर दिया और राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ इसमें कुछ गवर्नर जनरलों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे जब लिटन गवर्नर जनरल बन के आया तो लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, इसने भारतीयों के खिलाफ ही सारी नीतियां अपनाई। जैसे इसने शस्त्र अधिनियम लागू किया कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता या हथियार का व्यापार नहीं कर सकता। आयात शुल्क घटा दिया इसने, जिससे भारतीय उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया लिटन ने, जिसके माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने का प्रयास किया गया। तो ये जो सारी नीतियां थी इसकी, इसके अलावा इसने आईसीएस की उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी। और इसी को लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे भारत में पहली बार एक अखिल भारतीय आंदोलन चलाया आईसीएस की परीक्षा को लेकर। तो ये सारी जो लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, इसका अप्रत्यक्ष फ़ायदा ये हुआ कि भारतीय परेशान हो गए और वो विरोध करने को मजबूर हो गए। और विरोध करने को मजबूर हो गए तो ये लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके बाद जब रिपन आए तो रिपन ये सुधारवादी गवर्नर जनरल हैं। इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया। लेकिन जब रिपन ने 1883 में इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया, इल्बर्ट बिल जब आया, इल्बर्ट बिल में ये था कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य थे, पीसी इल्बर्ट, वो ये बिल लाए थे। इसमें यह था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपियंस का भी मुकदमा देख सकते हैं। अब जो प्रेसिडेंसी नगर थे तो प्रेसिडेंसी नगरों में तो भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज़ों का मुकदमा देखते थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपियन का मुकदमा देखता था। तो जब ग्रामीण इलाकों में पीसी इल्बर्ट के विधेयक में ये था कि ग्रामीण इलाकों में भी अब भारतीय न्यायाधीश यूरोपियंस का मुकदमा देख सकते हैं, इसका बहुत तगड़ा विरोध किया यूरोपियों ने और इन्होंने एक प्रतिरक्षण परिषद बनाई और चंदा इकट्ठा किया और इसके माध्यम से एक जहाज़ पानी का किराए पे लिया था कि रिपन को ज़बरदस्ती भर के इसमें वापस भेज दिया जाए इंग्लैंड। और अंततः रिपन को ये बिल वापस भी लेना पड़ा। लेकिन इससे ये हुआ ये कि भारतीयों में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा इस घटना का राष्ट्रीय चेतना के विकास में, क्योंकि भारतीयों को ये लगा कि जब अंग्रेज़ एक मंच बना के अपनी बातों को इतना मजबूत ढंग से रख सकते हैं तो क्यों ना हम भी अगर एक मंच बनाएं और एक मंच के माध्यम से अपनी बातों को अंग्रेज़ों के सामने रखें तो उसको फिर सुना जाएगा। क्योंकि अब जब ज़्यादा संख्या में लोग अगर किसी बात को रखते हैं तो उस बात को मजबूत ढंग से रख भी पाते हैं और उसको सुना भी जाता है, दबाव भी रहता है। तो ये चीज़ हुई, तो ये भारतीयों के मन में ये भावना आई और इसी का परिणाम था कि 1883 में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया कलकत्ता में। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आयोजन किया था, जिसमें कि पूरे भारत से राजनीतिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। और इसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि एक अखिल भारतीय मंच बनाने की आवश्यकता है, एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की आवश्यकता है। हालांकि इससे पहले चाहे मद्रास महाजन सभा हो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो, लैंड होल्डर सोसाइटी हो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो, इंडियन एसोसिएशन हो,
इस तरीके की छोटी छोटी संस्थाएं थी, लेकिन और ये अपनी छोटी छोटी मांगों को रखती थी, लेकिन ये क्षेत्रीय संगठन थे। भारत में कोई भी एक अखिल भारतीय संगठन नहीं था। तो यहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जाए जिसमें पूरे भारत के राजनीतिक कार्यकर्ता एक मंच पे इकट्ठा हों और इसके माध्यम से जो मांगें रखी जाएं वो पूरे भारत के स्तर की मांगें रखी जाएं, अखिल भारतीय मांगें रखी जाएं। तो ये इस सम्मेलन में ये निर्णय हुआ और इसी की चरम परिणति रही 1885 में कांग्रेस की स्थापना। हालांकि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की, लेकिन ये इसी की चरम परिणति रही। तो जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ भारत में, उसी की चरम परिणति है कांग्रेस की स्थापना। और इसके बाद फिर हमारा आगे राष्ट्रीय आंदोलन चला इसी के माध्यम से। और इसमें भी हम देखेंगे कि कई अवस्थाओं में ये गुजरा। शुरुआत में तो इन्होंने बस छोटी छोटी मांगें रखी थी, लेकिन बाद में 1929 में चल के पूर्ण स्वराज की मांग रखी और अंततः 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो इस तरीके से ये भारत में राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हुआ। अब हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो भारत में छोटे छोटे जो संगठन स्थापित हुए उनको देखेंगे और इसके बाद फिर हम कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई उस पर चर्चा करेंगे।